हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ईरान कूटनीति के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते सोमवार 30 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार दिया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मैक्रोन ने स्पष्ट किया कि इसराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और फ्रांस इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करता है। ये बातचीत पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेज़ेश्कियान से बात में न केवल इसराइल के हमलों की निंदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। मेहर न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने कहा कि IAEA ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है। मैक्रोन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा की और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसराइल द्वारा 13 जून 2025 से शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया। मैक्रोन ने जोर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं। पेज़ेश्कियान ने इस बातचीत में अमेरिका पर इसराइल की आक्रामकता को समर्थन देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि अमेरिका परमाणु वार्ता चाहता है तो उसे पहले इसराइल की कार्रवाइयों को रोकना होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि फ्रांस का इसराइल के प्रति रुख कुछ समय से आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति मैक्रोन हमेशा पश्चिमी एशिया में कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता देते रहे हैं। मैक्रोन का मानना है कि इसराइल के एक तरफा सैन्य हमले क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और व्यापक युद्ध का खतरा पैदा करते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी फ्रांस इसराइल के खिलाफ ही दिखा है। फ्रांस कई बार कह चुका है कि वे जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक राजनीति में इसराइल के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश एक राज्य या एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। अब उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात कर इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 12 दिन की ईरान इसराइल जंग में इसराइल को वो जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हैवी बम गिरने और इसराइली एयर स्ट्राइक के बावजूद वो नुकसान नहीं हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने B-2 स्प्रीट स्टील्थ बॉम्बर और GBU-57 बंकर ब्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाने इतनी गहराई पर हैं कि वहां तक अमेरिकी बम कोई खास नुकसान नहीं कर पाए। दरअसल ईरान ने सुरंग टेक्नोलॉजी पर जितना काम किया है उसकी मिसाल और कहीं भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इसका श्रेय IRGC यानी पासदारान इस्लाम की कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी को जाता है। कासिम सुलेमानी वो नाम जिन्होंने इराक को ISIS जैसे आतंकी संगठन के चंगुल से आजाद कराया था। इतना ही नहीं, आज भी गजा में इतनी तबाही के बावजूद जिस हमास के पास से इसराइल अपने बंधक आजाद नहीं करा पाया है, उसके पीछे भी कासिम सुलेमान का ही हाथ है। जनरल कासिम सुलेमानी अब दुनिया में नहीं है तो हमास की मदद उन्होंने कैसे की, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। कहा जाता है कि वो कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने गजा में हमास को भी सुरंग बनाने की तकनीक सिखाई थी। ऐसी सुरंग जिन्हें इसराइल और अमेरिका अपनी सारी ताकत और एडवांस टेक्निक लगाकर भी नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी इसराइली बंधक हमास के पास हैं।
World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कासिम सुलेमानी की ये सुरंग निर्माण कला लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी सीखी थी। वहां भी इसराइल के साथ हुई 2 माह की जंग में थककर इसराइल को ही सीज फायर करना पड़ा था, ऐसा दावा किया जाता है। बात करते हैं ईरान की। यहाँ फार्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसकी बनावट और रणनीतिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले में तबाह नहीं कर सकता। फोर्दो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई हैं, जिसकी तकनीक जनरल कासिम सुलेमानी ने दी थी। दावा किया जाता है कि इसे तबाह करने में सिर्फ अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर ब्लस्टर बम और B-2 स्टील्थ विमान ही सक्षम हैं। लेकिन ये इतना आसान उनके लिए भी नहीं है। इसे तबाह करने के लिए इन बमों को कई बार एक ही जगह पर गिराना होता है। इसका डिजाइन ऐसा है जो दुश्मन के हमले से कम नुकसान करता है। इसराइल के पास ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की इस सुरंग टेक्नोलॉजी की काट निकाल सके या उन्हें बड़ा नुकसान कर सके। कहा जाता है कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका के ताकतवर हमले और ईरान के जरिए अपना एनरिच यूरेनियम बचा ले जाने का दावा अपने आप में बड़ी ताकतों को खुला चैलेंज है। साथ ही ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि उसकी सुरंगों पर अमेरिकी हमले भी बेअसर हैं। आपको बता दें कि ईरान की सुरंग टेक्नोलॉजी के जनक कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में एक राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका ने ड्रोन हमले में हत्या कर दी थी। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जंग के दौरान ईरान ने दोहराया है कि वो कासिम सुलेमानी का कत्ल भूला नहीं है। सुरंगों के इस माहिर की हत्या से पूरा ईरान सदमे में था। उनके जनाजे में लाखों लोग पहुंचे थे और जनाजे की नमाज में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। ईरान और इजराइल के बीच चली जंग में ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जिससे ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी भड़का हुआ है। ईरान में जब सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को अंतिम विदाई दी जा रही थी,